सबसे पहले फ्लूइड्स किसको कह रहे हैं? फ्लूइड्स क्या है? फ्लूइड्स क्या होता है? फ्लूइड जो फ्लो कर सकता है। फ्लूइड किसको कहेंगे? जो फ्लो कर सकता है उसको हम लोग फ्लूइड कहेंगे। जो बह सकता है, हिंदी में तरल कहते हैं। तो जो बह सकता है, विच कैन फ्लो, जैसे पानी बहता है, हवा बह रही होती है, तो जो बह सकता है, जो फ्लो कर सकता है, उसको हम लोग कहेंगे फ्लूइड। तो जो फ्लो कर सकता है उसको अगर हम फ्लूइड कहेंगे, अगर यही तरीका है डिफाइन करने का, तो इसमें फिर दो चीजें इन्वॉल्व हो जाएगी। दो चीजें ऐसा है जो फ्लो कर सकता है, तो फ्लो जो कर सकता है, लिक्विड और गैस दोनों ही फ्लो कर सकते हैं। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से फ्लूइड्स क्या है? लिक्विड्स एंड गैसेस, मतलब ये दोनों के लिए एक कंबाइंड वर्ड है फ्लूइड। फ्लूइड जो फ्लो कर सकता है, तो लिक्विड और गैसेस ये फ्लो कर सकते हैं, सॉलिड्स फ्लो नहीं करते हैं। तो लिक्विड और गैसेस फ्लो कर सकते हैं, ऐसा क्यों है? कैसे ये फ्लो कर सकते हैं? सॉलिड में ऐसा क्या हो जा रहा है कि सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते हैं? तो सपोज जैसे ये डस्टर है, सॉलिड है, सॉलिड मान लेते हैं इसको, सॉलिड ही है। तो इसमें क्या होगा, जैसे मैंने इसको इस तरह से पकड़ा हुआ है, इस पे देखा जाए तो एक साइड से मैंने पकड़ा हुआ है, इधर से इसका वेट एक्ट कर रहा है, वेट एक्ट कर रहा है, वेट इस पे फोर्स लगा रहा है। तो अगर उसके लिए देखा जाए तो एक तरह का एक ऐसा फोर्स आ रहा है, वेट से फोर्स आ रहा है। क्या होता कि अगर ये सॉलिड ना होके लिक्विड होता? क्या होता कि अगर ये गैस होता या लिक्विड होता, लिक्विड का डस्टर होता, ऐसे पकड़े रहते? पॉसिबल ही नहीं है। लिक्विड का डस्टर होता, ऐसे पकड़े रहते, पकड़ ही नहीं सकते थे, नीचे चला गया होता। तो और इस चीज को एलोबरेट करते सोचे कि सपोज ये जो डस्टर है, ये डस्टर नहीं, ऐसा कुछ आइस ब्लॉक होता, ऐसे पकड़ सकते थे। जैसे आइस मेल्ट हो गया होता, वो गिर जाता। तो क्या हो क्या रहा है इसमें कि जो सॉलिड होते हैं उस पे एक सरफेस के पैरेलल हम फोर्स लगा सकते हैं, सरफेस के पैरेलल फोर्स लगा सकते हैं, लिक्विड में, गैसेस में नहीं लगा सकते हैं। मतलब लिक्विड और गैसेस जो है उसमें शियरिंग के लिए कोई इलास्टिसिटी नहीं होती है। मतलब क्या है कि जैसे अगर ये सॉलिड इसके सरफेस के पैरेलल हमने फोर्स लगाया, इसमें कुछ डिफॉर्मेशन होगा, बहुत कम डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसमें कितना मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है उस पर डिपेंड करते हुए आएगा। तो सरफेस की मैंने पैरेलल फोर्स लगाया, इस पे बहुत थोड़ा जो डिफॉर्मेशन हुआ और इसमें रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ ड्यू टू इलास्टिसिटी। वही रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया हम लोग स्ट्रेस कहते थे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में जो पढ़ा था। तो इसके लिए क्या है कि सॉलिड में तो ये इस तरह का रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है, शियरिंग के लिए सॉलिड में इलास्टिसिटी है, लिक्विड में नहीं होता, गैसेस में नहीं होता। मतलब सपोज अगर हमने इस तरह का कुछ लिक्विड जैसा रखा होता, तो लिक्विड ऐसे कैसे रखेंगे ऐसा सोचना है। तो सपोज एक बर्तन में पानी भरा हुआ है, उसके ऊपर वाले सरफेस को पकड़ के खींचे, तो उसके सरफेस को पकड़ के खींचे भी क्या मीनिंग सा लेस लग रहा है, लेकिन सोचते हैं पानी भरा है, ऊपर सरफेस पे पानी पे हाथ रखा और हाथ को खींचने की कोशिश की, हमें लगेगा नहीं हाथ को कोई वापस खींच रहा है, क्योंकि वहां पे वैसा कोई जो है सॉलिड या लिक्विड कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगा रहे होते। तो शियरिंग के रिगार्डिंग इसमें कोई इलास्टिसिटी नहीं होती है लिक्विड्स या सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में। इस वजह से वो फ्लो कर सकते हैं। मतलब ये डस्टर है, इसको ऐसे रखा ही रुक सकता है, ये पानी होता है ऐसे रखने की कोशिश करते हैं, ऐसे फ्लो कर गया होता है, ऐसा प्लेन जैसा माने तो लिक्विड और गैसेस फ्लो कर सकते हैं क्योंकि वो शियरिंग के लिए इलास्टिक नहीं होते हैं, उसमें इलास्टिसिटी नहीं होती है। अगर हम उसको शियरिंग जैसा डिफॉर्मेशन लगाएं, डिफॉर्म करें, तो उसमें कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं आएगा, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, या कहें कि शियरिंग को रेजिस्ट नहीं किया जाएगा, है ना। इलास्टिसिटी क्या था कि मटेरियल में कुछ डिफॉर्मेशन हो तो उसको रिकवर करने की कोशिश करें। तो लिक्विड और गैसेस फ्लो कर सकते हैं, इसलिए इनको हम लोग फ्लूइड कहते हैं। तो फ्लूइड के लिए एक प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, प्रेशर। तो क्या था, जैसे हम लोग लॉज ऑफ मोशन चैप्टर की बात करें तो हम लोग उसमें मास की बात करते थे। कोई ब्लॉक है, उसका कुछ मास है, उस पर कुछ फोर्स लग रहा है, वो एक्सेलरेट हो रहा है। फ्लूइड में वही मास की बजाय ज्यादातर डेंसिटी की बात हो रही होगी, फोर्स की बजाय ज्यादा प्रेशर की बात हो रही होगी। तो प्रेशर डिफाइन करते हैं। तो प्रेशर क्या है?
फ्लूइड में किसी एक पॉइंट पर प्रेशर डिफाइंड होता है, तो यहाँ पर मैंने एक फ्लूइड बनाया, लिक्विड बना लिया। गैस के लिए भी एक ही बात है, एक ही तरह से एनालिसिस है, बस लिक्विड है तो उसका डेफिनेट सरफेस बना ले रहे हैं। तो ये सपोज इसके अंदर एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम प्रेशर डिफाइन कर रहे हैं। तो प्रेशर इस पॉइंट पर कैसे डिफाइंड होगा, तो किसी एक पॉइंट के लिए प्रेशर डिफाइंड होता है, उस पॉइंट को कंटेन करता हुआ एक हम प्लेन सरफेस बनाएंगे, एलिमेंट्री प्लेन सरफेस, और किसी भी ओरिएंटेशन का बनाए। तो एक हमने ऐसा एक ये प्लेन सरफेस बनाया जिसमें ये वाला पॉइंट इंक्लूड हो गया, जिस पर हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो ये पॉइंट इंक्लूड करता हुआ एक ऐसा हमने एलिमेंट्री एरिया बनाया, बहुत छोटा सा एरिया बनाया। तो ये जो बहुत छोटा सा एरिया है, ये मान लेते हैं ये एरिया है, ये वाला एरिया जो है वो मान लेते हैं डेल्टा ए है। इस एरिया पे फ्लूइड का इधर वाला पार्ट ऐसे फोर्स लगाएगा, इधर वाला पार्ट इधर क्यों फोर्स लगाएगा। एक ये स्मॉल एरिया बनाया है, तो ऐसा इस एरिया में कोई मास नहीं है, तो नेट फोर्स तो जीरो ही रहेगा किसी भी ओर से। तो इस पे इस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में परपेंडिकुलर फोर्स ही लिखेंगे। अभी बात किया था कि इसमें शेयरिंग नहीं पॉसिबल है, तो सरफेस के पैरेलल फोर्स कुछ नहीं रहेगा, तो परपेंडिकुलर फोर्स की बात करेंगे। तो इस वाले पार्ट पे ये जो सरफेस है, इधर वाला फ्लूइड जो फोर्स लगा रहा है वो भी स्मॉल एरिया है, तो स्मॉल फोर्स ही रहेगा, बहुत बड़ा नहीं होगा। तो ये फोर्स जो है, अगर ये मान लें डेल्टा एफ, तो डेल्टा एफ यहां पर सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, और वो एरिया डेल्टा ए है। तो इस पॉइंट के लिए यहां पर एक पॉइंट था जिसमें हम लोग बात कर रहे थे। इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट का कुछ नाम रख लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट जो है कोई पॉइंट बी मान लेते हैं। तो इस बी पॉइंट पर हमने एक एलिमेंट्री एरिया बनाया है डेल्टा ए, उस एरिया पे जो नॉर्मल फोर्स है वो डेल्टा एफ। तो प्रेशर जो है, प्रेशर पी से लिखा जाता है, ये डिफाइंड होता है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट एरिया के लिए एलिमेंट जैसा बना है, बहुत स्मॉल एरिया है, ठीक है, तो पर यूनिट एरिया कह लेते हैं और वहां पर बात कर लेंगे स्मॉल एरिया है। तो ये उस पॉइंट P पर अगर प्रेशर लिखा जाए तो ये कैसे डिफाइंड है, P इज इक्वल टू, इस पे जो फोर्स था डेल्टा एफ डिवाइडेड बाई एरिया डेल्टा ए। ये जो है इस पॉइंट B पर प्रेशर है डेल्टा एफ बाई डेल्टा ए। तो डेल्टा एफ यहां पर जो है डेल्टा एफ क्या है, ये नॉर्मल फोर्स है। ये क्या है, नॉर्मल फोर्स। इस जो हमने एलिमेंट्री एरिया बनाया था उसके परपेंडिकुलर ये फोर्स है, ये ठीक है। एरिया बनाया था तो इधर वाला फ्लूइड जो इस पे फोर्स लगा रहा है वो फोर्स है ये। दूसरे साइड से भी इसी तरह का फोर्स आ रहा होता, तो जैसे प्लेन सरफेस है तो इधर वाला पार्ट ऐसा फोर्स लगा रहा है, इधर वाला पार्ट ऐसा फोर्स लगा रहा होगा, दोनों ओर से बराबर ही फोर्स रहता, किसी भी ओर से लिखा जा सकता है। तो ये नॉर्मल फोर्स है और डेल्टा ए एरिया है, स्मॉल एरिया है। तो ये फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया जैसा प्रेशर लिखा जा रहा है। अभी क्या था, मैंने जैसे बोला कि जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट पर हमने इस पॉइंट को कंटेन करता हुआ एक प्लेन बनाया। तो अगर ये पॉइंट बी था और हमने प्लेन ऐसा बनाया, हम चाहे तो प्लेन ऐसा बना सकते थे, ये पॉइंट बी कंटेन करता हुआ प्लेन ऐसा बनाते, इस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर से फोर्स आता। तो इस पॉइंट को कंटेन करता हुआ हम ये सरफेस एलिमेंट्री जो प्लेन बना रहे हैं, बहुत छोटा सा जो सरफेस बना रहे हैं, वो किसी भी ओरिएंटेशन का बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। मतलब ये कह जरूर रहा है कि नॉर्मल फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर है, लेकिन यहां पर उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज हो रहा है, यहां पर उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज हो रहा है नॉर्मल फोर्स का। तो इसके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूजन आता रहता है, इसको ध्यान रखना है कि जो प्रेशर है ये स्केलर है, प्रेशर वेल डिफाइंड स्केलर है, ये वेक्टर नहीं है। प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर नहीं है, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है। तो
प्रेशर डिफाइन कैसे किया गया, किसी पॉइंट पर उस पॉइंट को कंटेन करता बहुत छोटा सा एरिया बनाया, फ्लूइड में उस एरिया पे एक साइड से जो फोर्स आ रहा है वो फोर्स लिखा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये प्रेशर है। तो प्रेशर जो डिफाइन किया है फोर्स बाय एरिया, इसके लिए अगर यूनिट लिखा जाए तो यूनिट आगे भी बात करेंगे डिटेल में, अभी सिंपल सा बात करें, ये जो है फोर्स हो गया न्यूटन में और ये एरिया मीटर स्क्वायर में, इसके लिए यूनिट जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिखा जाता है और इसी को पास्कल भी कहते हैं। और भी यूनिट्स है तो आगे हम बात करेंगे प्रेशर का वेरिएशन किस तरह से है, तो वहां पर लिखेंगे कि ये क्या और यूनिट्स हैं इसमें। प्रेशर जो डिफाइन किया गया है उस पे क्वेश्चन है कि सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 50 kg गर्ल wearing high heel shoes balances on a single heel. The heel is circular with the diameter 1 centimeter. What is the pressure exerted by the heel on the horizontal floor? तो heel की वजह से horizontal floor पे क्या प्रेशर आया, तो इसमें जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या होगा, जैसे जो हॉरिजॉन्टल फ्लोर है उस पे ये जो गर्ल के पैरों से हील से जो फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, उस गर्ल का जो वेट है mg के बराबर, और ये जितना एरिया है अगर a लिखा जाए तो ये जो प्रेशर होगा फ्लोर पे वो प्रेशर P लिखा जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो अच्छा, ये पूरे एरिया पे यूनिफॉर्म सा मानकर जो है प्रेशर यूनिफॉर्म सा मानकर पूरे एरिया के लिए लिख लेंगे। तो ये फोर्स वेट के बराबर हो गया, तो ये बोला गया 50 kg, g की वैल्यू 9.8, और एरिया के लिए इसमें कहा गया है कि एक ये सर्किल है, इसके लिए डायमीटर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पाई r स्क्वायर, तो r हो गया 1/2 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट किया स्क्वायर, तो इससे ये प्रेशर कैलकुलेट हो जाएगा। प्रेशर वेरिएशन फ्लूइड में लिक्विड और गैसेस दोनों के लिए, फ्लूइड दोनों ही है, मैंने यहाँ लिक्विड बनाया, लिक्विड में सरफेस रहता है तो इजीली रिलेट हो जाता है। तो सपोज ये कुछ लिक्विड है और इधर की ओर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, और ये जो फ्लूइड है इसकी डेंसिटी है ρ। अब इसमें इस सरफेस से इस हाइट के साथ या डेप्थ का डेप्थ के साथ प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है वो रिलेट करना है, तो ये प्रेशर वेरिएशन जो है कैलकुलेट करना है। तो क्या है, इधर की ओर सरफेस से h डेप्थ नीचे पॉइंट जो है वहां प्रेशर P है, और उससे थोड़ा और नीचे h के बाद dh, और तो प्रेशर में चेंज हो गया P प्लस dP। तो ये जो जैसा बनाया है लिखा है P प्लस dP, इससे लग रहा है कि प्रेशर जैसे प्लस किया है मतलब बढ़ा है, तो क्या प्रेशर बढ़ेगा ही, तो ये जरूरी नहीं है कि यहां से हम कह सकते हैं, वो कैलकुलेट करके आएगा, जितना नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता है। तो एक h डिस्टेंस पे प्रेशर को P लिखा जाएगा, तो h प्लस DH पे P प्लस DP ही लिखा जाएगा, प्रेशर कम हो रहा होता तब भी DP की वैल्यू निगेटिव आती है, यहाँ पॉजिटिव ही आएगी, पता है। तो यही कैलकुलेट करना है कि हाइट के साथ सरफेस से या डेप्थ कहा जाए, डेप्थ के साथ प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है। तो ये मैंने थोड़ा स्मॉल सिलेंड्रिकल सा पार्ट बनाया जिसमें दो प्लेन सरफेस है। इसके लिए अगर हम अलग से FBD बनाएं तो ये जो एलिमेंट है इसमें देखा जाए तो क्या हो रहा है, इस पे फोर्स ऊपर के सरफेस से लिक्विड इस पे फोर्स लगा रहा है, प्रेशर इनटू एरिया। तो मान लेते हैं ये जो प्लेन सरफेस है उसका एरिया है A, तो ये आएगा प्रेशर इनटू एरिया का फोर्स। इसमें जो नीचे सरफेस है इधर से भी फोर्स आएगा। अब यहाँ प्रेशर अलग है, P प्लस DP है, तो नॉर्मल फोर्स आ जाएगा P प्लस DP प्रेशर इनटू एरिया। इधर से साइड से भी फोर्स होंगे जो बैलेंस हो जाएंगे। इसका वेट होगा डाउनवर्ड, इसका वेट होगा, वेट W लिख लेते हैं या mg लिख लेते हैं और W कह लेते हैं, आगे लिखेंगे। तो इसके इक्विलिब्रियम के लिए अगर बात करें तो डाउनवर्ड फोर्स जो है PA प्लस वेट, और अपवर्ड फोर्स है P प्लस DP इंटू A। वेट लिखे अगर तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम,
तो वॉल्यूम के लिए कितना था, ये dh के बराबर हाइट है और ये एरिया a है, ये वाला जो एरिया है ये एरिया a के बराबर था। तो सिलेंडर के लिए वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू हाइट, a इंटू dh। तो ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास हो गया mg, ये वेट हो गया, इज इक्वल टू p प्लस dp इंटू a। तो इसमें क्या है, a सब जगह से कैंसिल हो जा रहा है, a कैंसिल कर देने के बाद p से ये p माइनस हो जाएगा। तो थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, a कैंसिल कर चुके हैं, माइनस कर चुके हैं, तो बचा ये रो dh और इंटू g, और इधर की ओर बचा dp। तो ये dh इधर ले जाएंगे तो dp बाई dh कैलकुलेट हो जाएगा। तो dp बाई dh, dp बाई dh की वैल्यू आएगी रो g, dp बाई dh की वैल्यू आएगी रो g। ये प्रेशर का वेरिएशन है डेप्थ के साथ। इक्वेशन अपने आप में सफिशिएंट है। अब अगर फ्लूइड के लिए डेंसिटी कांस्टेंट मान ले, इन जनरल ऐसा रहता नहीं, क्वेश्चंस में कई बार ऐसे ही पूछेंगे, तो जितना डेप्थ पे जाएंगे डेंसिटी बढ़ती जाती है। तो अगर डेंसिटी को कांस्टेंट माना जाए तो इसका एक सिंपल सा रिजल्ट आ सकता है। तो डेंसिटी अगर कांस्टेंट मानकर कहें तो ये यही लिखा गया था, ये वाली लाइन की बात करें तो dp इज इक्वल टू रो g इंटू dh, dp इज इक्वल टू रो g इंटू dh, थोड़ा बाद में लिखा इसको। अब इसको इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेट कर लें, हमें लिमिट मालूम है कि सरफेस पे मतलब h0 पे प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0 है, तो किसी h डेप्थ पे प्रेशर कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से। तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर 1 लिखा है, मतलब p टू द पावर 0 जैसा है, तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन उससे रिलेट कर लेंगे तो ये p आ जाएगा और लिमिट है ये P0 से P तक। इधर क्या है, रो g कांस्टेंट है, फिर 1 जैसा कहकर h आ जाएगा, तो ये हो गया रो g और h, और लिमिट क्या है 0 से h। तो इधर हो जाएगा ये p माइनस P0 और इधर हो जाएगा रो g h माइनस रो g h माइनस 0। तो इससे p दूसरे साइड को ले जाए तो p के लिए रिलेशन लिख सकते हैं। यहां पर अगर लिखें तो ये p की वैल्यू आ गई एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 प्लस रो जी एच, ये प्रेशर का हाइट के साथ डेप्थ के साथ सरफेस से कितना नीचे पॉइंट है उस डेप्थ के साथ वेरिएशन है, प्रेशर का डेप्थ के साथ वेरिएशन। P इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच कब वैलिड है, जब डेंसिटी कांस्टेंट है, डेंसिटी को कांस्टेंट जैसा लिया गया, ऑब्वियसली जी को भी कांस्टेंट लिया गया है, उसमें भी वेरिएशन तो पॉसिबल है, क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए हो सकता है। तो P इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच, प्रेशर का वेरिएशन डेप्थ के साथ। पास्कल्स लॉ, तो पास्कल्स लॉ क्या है कि अगर कोई फ्लूइड है, लिक्विड फिर से ड्रॉ किया, गैसेस के लिए भी एक ही बात है, कोई वेसल में अगर फ्लूइड है, लिक्विड या गैस कुछ भी, ठीक है, क्लोज वेसल में अगर फ्लूइड है, उसमें अगर हमने किसी जगह पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया या कहें कि प्रेशर था उसको कुछ चेंज किया, तो वो जो चेंज होगा वो फ्लूइड में हर एक पॉइंट पर हो जाएगा, हर एक पॉइंट पर। और बहुत ही सिंपल सी बात है। तो जैसे क्या कहा जाए कि अगर ये मैंने लिक्विड बनाया, लिक्विड के लिए अगर हम बात कर लें, गैसेस के लिए भी वही है, फ्लूइड के लिए मैंने अभी बात किया था कि अगर यहाँ पर प्रेशर जो है P0 है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो H डेप्थ पे प्रेशर जो आया था वो P0 प्लस रो जी एच था। इसमें बात इंक्लूडेड है ही, इसमें ही है। जैसे क्या है कि अगर ये P0 की वैल्यू सपोज 1 मान लेते हैं, तो H डेप्थ पे प्रेशर क्या होगा 1 प्लस रो जी एच। अगर ये 1 होता तो H डेप्थ पे 1 प्लस रो जी एच। सपोज ये 1 की बजाय 1 से 3 कर दिया जाता, तो अगर ये 3 होता तो 3 प्लस रो जी एच। तो इसको अगर हम ये कहें कि 1 से हमने 2 इंक्रीज कर दिया, तो 1 से 2 इंक्रीज कर दिया तो ये 3 बन गया। तो अब ये 3 से इस पॉइंट पर भी ये 1 से 3 हो गया, तो जो पहले वैल्यू थी उससे 2 अमाउंट से बढ़ गया। तो H डेप्थ पे, इसी तरह किसी भी जगह पे और किसी डायरेक्शन के लिए भी, एक पॉइंट पर प्रेशर तो हर डायरेक्शन के लिए कहा जाता है,
ठीक है, तो स्केलर है, उसमें कैसे कोई ऐसा रोल नहीं है। बाकी फिर अगर देखें इस वॉल पे अगर हम उसी डेप्थ पर बात करें तो एग्जैक्टली वैसे ही लिख सकते हैं, पी नॉट है रो जी एच हो गया, पी नॉट प्लस रो जी एच है। ये वैल्यू अगर हम बढ़ा रहे हैं तो हम यहाँ पे कह ले एक्सटर्नल प्रेशर हमने बढ़ाया तो एच डेप्थ पे उतना ही प्रेशर बढ़ा। तो कहना क्या चाहते हैं कि अगर इस दर का हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो इस फ्लूइड के हर एक पॉइंट पे उसी अमाउंट से प्रेशर चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर जो है प्रेशर को 2 अमाउंट से इंक्रीज किया तो इधर तो सपोज 2 हो रहा है लेकिन और दूर जाते हुए कुछ 1.5 हो जाए, 1 हो जाए, 0.5 हो जाए, ऐसा चेंज आने लगे, ऐसा नहीं है। 2 का चेंज है तो पूरे वॉल्यूम में हर एक पॉइंट पर प्रेशर का चेंज उसी तरह से ही होगा। दिस इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। क्या लिखा मैंने, व्हेनेवर एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन एनी पार्ट ऑफ अ फ्लूइड कंटेन्ड इन अ वेसल, इट इज क्या, जो प्रेशर अप्लाई किया गया, इट इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड। अनडिमिनिश्ड मतलब से 1 अमाउंट से चेंज किया तो 1 ही रहेगा, 1 से कहीं पर 0.9 होने लगे, 0.8 होने लगे, ऐसा नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो जितने अमाउंट से हमने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया है उतना ही अमाउंट से प्रेशर सभी जगह पर चेंज होगा। एंड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। तो इक्वली इन ऑल डायरेक्शन का मतलब है जैसे अगर इस वॉल पे हम कहें कि प्रेशर से फोर्स लग रहा होगा राइट वर्ड, इस वॉल पे कहा जाए तो लेफ्ट वर्ड, तो प्रेशर जो है हर जगह पर, मतलब डायरेक्शन का ऐसा उसमें कोई रोल नहीं है। दिस इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। और अभी पास्कल्स लॉ में भी जो हम लोग कह रहे हैं कि जो एक्सटर्नल प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं वो हर जगह पे हर एक डायरेक्शन में एक ही अमाउंट से अप्लाई हो जाएगा, तो डायरेक्शन का रोल नहीं है। उसको थोड़ा और एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ एक ट्रायंगुलर वेज जैसा अरेंजमेंट बनाया हुआ है। देखिए ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगुलर इस तरह का, और ये रेक्टेंगुलर इसके फेसेस हैं, 2 ट्रायंगुलर फेसेस हैं, एक ये ट्रायंगुलर फेस और एक ये पीछे वाला ट्रायंगुलर फेस। ये बहुत ही स्मॉल जो है वॉल्यूम है, बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि ये जो हाइट का वेरिएशन है उसको 0 जैसा लेना है। ये जो स्लैंट लेंथ के लॉन्ग हाइट का चेंज है उसको 0 जैसा लेना है, ठीक है। बहुत ही छोटा है, बड़ा बना है कि देख पाए, समझ पाए, बहुत ही स्मॉल ये ट्रायंगल है, मतलब एक पॉइंट के आसपास की बात हो रही है और उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, ये कहना चाहते हैं। तो जिस तरह का बनाया है उसमें ये वाला जो फेस है, ये वाला जो फेस है, ये वाला एरिया A1 है, इधर ये बेस वाला एरिया A2 है, और ये जो हाइपोटेनियस पर एरिया है वो A3 मान लेते हैं। अब इतने पार्ट को इतना छोटा सा है कि इसमें हम लोग जो फ्लूइड है उसके वेट को नेग्लेक्ट करेंगे और फोर्सेस फिर बैलेंस कराएं। तो जो ये F3 आ रहा है, तो ये अगर एंगल थीटा है तो इजीली रिलेट हो जाएगा कि ये वाला एंगल थीटा है। तो F3 का इधर कंपोनेंट जो आएगा F3 cos थीटा, ये F2 को बैलेंस करेगा, तो F3 cos थीटा ये F2 के इक्वल हो जाएगा, और ऑब्वियस है ऐसे ही sin थीटा F3 sin थीटा F3 sin थीटा F1 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, इसमें एरिया अगर हम देखें तो एरिया जो लिखा जा रहा है, एरिया A1 अगर लिखें, एरिया A1 अगर लिखा जाए, एरिया A1, तो ये एक रेक्टेंगल है, इसमें एक साइड L है और एक साइड P है, तो L इंटू P है। और एरिया A2 अगर देखें तो एरिया A2 की वैल्यू जो है, एरिया A2 की वैल्यू है, ये भी बेस रेक्टेंगल ही है, L इंटू B है, तो ये तो L इंटू B हो गया। और A3 अगर लिखा जाए, A3, तो ये L इंटू H है, A3 L इंटू H है। अब इस वाले ट्रायंगल में अगर हम लोग साइन कॉस टेन अगर लगाएं, साइन कॉस लगाएं, उससे काम चल जाएगा। ये था P और ये B, ये एंगल थीटा, और ये हाइपोटेन्यूज H लिखा हुआ है। तो अगर हम इसमें B और P की वैल्यूज पुट करें तो B की वैल्यू लिख सकते हैं, यहां पर cos थीटा लिखा जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो B की वैल्यू हो जाएगी H cos थीटा। बिल्कुल सिमिलर वे में P की वैल्यू हो जाएगी, साइन से आ जाएगा, तो P की वैल्यू हो जाएगी H sin थीटा।
तो अगर हम ये h के टर्म में लिख लें, h के टर्म में लिख लें, तो l तो रहने ही देते हैं, b की वैल्यू को हम लोग लिख लें h cos थीटा, और यहां पर p को लिख दें h sin थीटा, LH और ये एरिया भी LH। अब इधर की ओर जो प्रेशर हो उसको अगर हम लोग ये जो फोर्स के लिए लिखा, इस वाले फेस के लिए प्रेशर P3 कह लें, इधर वाले फेस के लिए प्रेशर को P1 कह लें, इस वाले फेस के लिए प्रेशर P2 कहा जाए, तो P1 क्या लिखा जाएगा? तो P1 लिखा जाएगा, P1 लिखा जाएगा F1 बाई A1, P2 लिखा जाएगा F2 बाई A2, P2 लिखा जाएगा F2 बाई A2, और P3 की वैल्यू लिखी जाएगी F3 बाई A3, P3 की वैल्यू लिखी जाएगी F3 बाई A3। अब F1 की वैल्यू है F3 साइन थीटा, F1 की वैल्यू है F3 साइन थीटा, F1 की वैल्यू F3 साइन थीटा, और A1 की वैल्यू है LH साइन थीटा। तो A1 की वैल्यू है LH साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, और F3 और LH की वैल्यू है A3। P2 की वैल्यू जो F2 बाई A2 है, तो F2 की वैल्यू है F3 cos थीटा, F3 cos थीटा, और A2 की वैल्यू है LH cos थीटा, LH cos थीटा। तो ये हो गया F3 बाई A3, cos थीटा कैंसिल हो गया, और P3 है F3 बाई A3। इस सब से हम लोग ये डायरेक्ट कह सकते हैं कि P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3। तो किसी पॉइंट पर प्रेशर जो है उस पर डायरेक्शन का रोल नहीं है, किसी भी तरफ से लिखा जाए। तो अगर एक पॉइंट जैसा है, मैंने ये एरिया बनाया और प्रेशर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया से लिखा, वही प्रेशर बनेगा। इधर ये वाला प्लेन बनाया, फिर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया से प्रेशर लिखा, तो वही रिजल्ट आना है। इधर से लिखा तो वही रिजल्ट आना है। सभी तरह से रिलेट किया जा सकता है। तो ये जो प्रेशर है ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन जैसा कुछ नहीं है। हमने ये जरूर लिखा था डिफाइन करने में कि जो है नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, इस तरह से प्रेशर था। वो नॉर्मल फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड था। प्रेशर स्केलर होता है, डायरेक्शन का उसमें कोई रोल नहीं है। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। और अभी पास्कल्स लॉ में भी जो हम लोग कह रहे हैं कि जो एक्सटर्नल प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं वो हर जगह पे हर एक डायरेक्शन में एक ही अमाउंट से अप्लाई हो जाएगा। तो डायरेक्शन का रोल नहीं है, उसको थोड़ा और एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ एक ट्रायंगुलर वेज जैसा अरेंजमेंट बनाया हुआ है। देखिए ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगुलर इस तरह का, और ये रेक्टेंगुलर इसके फेसेस हैं, दो ट्रायंगुलर फेसेस हैं, एक ये ट्रायंगुलर फेस और एक ये पीछे वाला ट्रायंगुलर फेस। ये बहुत ही स्मॉल जो है वॉल्यूम में, बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि ये जो हाइट का वेरिएशन है उसको जीरो जैसा लेना है। ये जो स्लैंट लेंथ के लॉन्ग हाइट का चेंज है उसको जीरो जैसा लेना है, ठीक है। बहुत ही छोटा है, बड़ा बना है कि देख पाए, समझ पाए। बहुत ही स्मॉल ये ट्रायंगल है, मतलब एक पॉइंट के आसपास की बात हो रही है, और उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, ये कहना चाहते हैं। तो जिस तरह का बनाया है उसमें ये वाला जो फेस है, ये वाला जो फेस है, ये वाला एरिया A1 है, इधर ये बेस वाला एरिया A2 है, और ये जो हाइपोटेन्यूस पर एरिया है वो A3 मान लेते हैं। अब इतने पार्ट को इतना छोटा सा है कि इसमें हम लोग जो फ्लूइड है उसके वेट को नेग्लेक्ट करेंगे और फोर्सेस फिर बैलेंस कराएं। तो जो ये F3 आ रहा है, तो ये अगर एंगल थीटा है तो इजीली रिलेट हो जाएगा कि ये वाला एंगल थीटा है। तो F3 का इधर कंपोनेंट जो आएगा F3 cos थीटा, ये F2 को बैलेंस करेगा, तो F3 cos थीटा ये F2 के इक्वल हो जाएगा, और ऑब्वियस है ऐसे ही साइन थीटा F3 साइन थीटा F3 साइन थीटा F1 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, इसमें एरिया अगर हम देखें तो एरिया जो लिखा जा रहा है, एरिया A1 अगर लिखें, एरिया A1 अगर लिखा जाए, एरिया A1
तो ये एक रेक्टेंगल है, इसमें एक साइड L है और एक साइड P है, तो L इंटू P है। और एरिया A2 अगर देखें तो एरिया A2 की वैल्यू जो है, एरिया A2 की वैल्यू है, ये भी बेस रेक्टेंगल ही है, L इंटू बी है, तो ये तो L इंटू बी हो गया। और A3 अगर लिखा जाए, A3 तो ये L इंटू एच है, A3 L इंटू एच है। अब इस वाले ट्रायंगल में अगर हम लोग साइन कॉस टेन अगर लगाएं, साइन कॉस लगाएं, उससे काम चल जाएगा। ये था P और ये B, ये एंगल थीटा, और ये हाइपोटेन्यूज H लिखा हुआ है। तो अगर हम इसमें B और P की वैल्यूज पुट करें तो B की वैल्यू लिख सकते हैं, यहां पर cos थीटा लिखा जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो B की वैल्यू हो जाएगी H cos थीटा। बिल्कुल सिमिलर वे में P की वैल्यू हो जाएगी, साइन से आ जाएगा, तो P की वैल्यू हो जाएगी H sin थीटा। तो अगर हम ये H के टर्म में लिख लें, H के टर्म में लिख लें, तो L तो रहने ही देते हैं, B की वैल्यू को हम लोग लिख लें H cos थीटा, और यहां पर P को लिख दें H sin थीटा। LH और ये एरिया भी LH। अब इधर की ओर जो प्रेशर हो उसको अगर हम लोग ये जो फोर्स के लिए लिखा, इस वाले फेस के लिए प्रेशर P3 कह लें, इधर वाले फेस के लिए प्रेशर को P1 कह लें, इस वाले फेस के लिए प्रेशर P2 कहा जाए, तो P1 क्या लिखा जाएगा? तो P1 लिखा जाएगा, P1 लिखा जाएगा F1 बाई A1, P2 लिखा जाएगा F2 बाई A2, P2 लिखा जाएगा F2 बाई A2, और P3 की वैल्यू लिखी जाएगी F3 बाई A3, P3 की वैल्यू लिखी जाएगी F3 बाई A3। अब F1 की वैल्यू है F3 साइन थीटा, F1 की वैल्यू है F3 साइन थीटा, F1 की वैल्यू F3 साइन थीटा, और A1 की वैल्यू है LH साइन थीटा, तो A1 की वैल्यू है LH साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, और F3 और LH की वैल्यू है A3। P2 की वैल्यू जो F2 बाई A2 है, तो F2 की वैल्यू है F3 cos थीटा, F3 cos थीटा, और A2 की वैल्यू है LH cos थीटा, LH cos थीटा, तो ये हो गया F3 बाई A3, cos थीटा कैंसिल हो गया, और P3 है F3 बाई A3। इस सब से हम लोग ये डायरेक्ट कह सकते हैं कि P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3। तो किसी पॉइंट पर प्रेशर जो है उस पर डायरेक्शन का रोल नहीं है, किसी भी तरफ से लिखा जाए। तो अगर एक पॉइंट जैसा है, मैंने ये एरिया बनाया और प्रेशर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया से लिखा, वही प्रेशर बनेगा। इधर ये वाला प्लेन बनाया, फिर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया से प्रेशर लिखा, तो वही रिजल्ट आना है। इधर से लिखा तो वही रिजल्ट आना है। सभी तरह से रिलेट किया जा सकता है। तो ये जो प्रेशर है ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन जैसा कुछ नहीं है। हमने ये जरूर लिखा था डिफाइन करने में कि जो है नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, इस तरह से प्रेशर था। वो नॉर्मल फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड था। प्रेशर स्केलर होता है, डायरेक्शन का उसमें कोई रोल नहीं है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर ये क्या होता है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है कि जैसे एटमॉस्फेयर है, अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, तो जो एयर है किसी जगह पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या मतलब है कि सपोज ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करनी है, तो यहाँ पर कोई एक एरिया ले और यहाँ से लेके सीधे वर्टिकली अपवर्ड, इस एरिया पे ऊपर, इसके ऊपर सीधे जितनी एयर है, एटमॉस्फेयर होता है, धीरे धीरे थिन होता जाता है, फिर
वैक्यूम आ जाएगा। तो ये ऊपर जितना भी जहां तक भी एटमॉस्फेयर है, इतने पार्ट का जो वेट है और ये वाला एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो अर्थ के सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हमें बात करना है तो उसके ऊपर जितनी एयर है उसका वेट डाउनवर्ड लगेगा, प्रेशर इनटू एरिया से बैलेंस किया जा रहा होगा, तो वही वेट पर यूनिट एरिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। तो सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसकी वैल्यू जो रहती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आता है इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.01 इंटू 10⁵ PA पास्कल, इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए टॉरसिली इन्होंने एक मेथड बताया और काफी इफेक्टिव है, यही यूज भी होता है। तो इन्होंने क्या बताया कि अगर हम ऐसा लें कि कोई एक वेसल है उसमें हमने मरकरी रखा हुआ है, कुछ एक वेसल है इसमें मरकरी है, एक दूसरा ट्यूब लें उसमें हमने मरकरी फिल कर रखा हो और ट्यूब को ऐसा अप साइड ये डाउन साइड कर दें, मतलब ऐसा उल्टा कर दें, और इसमें जो मरकरी था तो ठीक है ऐसा ट्यूब है उसमें मरकरी फिल किया हुआ है और इसको फिर वेसल में पलट देते हैं तो मरकरी कुछ निकलेगा, उसमें पहले से मरकरी है, तो यहाँ पे मरकरी कुछ निकल रहा होगा और इसमें पहले से मरकरी है, तो ये कुछ हाइट तक मरकरी इसमें फिल हो जाएगा। ठीक है, कुछ हाइट तक मरकरी रहेगा ही, इसमें पहले से मरकरी मान रखा है, और इसमें से कुछ मरकरी इसमें नीचे आया होगा, तो ये मरकरी इसमें कुछ नीचे आया होगा, तो यहां पर मान लेते हैं कि ये मरकरी का सरफेस बना। तो ये जो मरकरी है वो इधर के पूरा मरकरी है और इधर तक भी, और यहां पर कुछ नहीं है, तो ये खाली है, खाली जगह है, वैक्यूम है। ठीक है, तो क्या किया गया था, इस ट्यूब को पूरा मरकरी से फिल किया गया और वेसल में ऐसा पलट दिया। ऐसा हो सकता है कि हमने इस ट्यूब को, ट्यूब की ठीक ठाक सी लेंथ चाहिए, अगर हमने ट्यूब को काफी नीचे रखा है तो जगह बने ही नहीं, तो हमें करना क्या, इस ट्यूब को धीरे धीरे बाहर ले जाना है, बाहर निकालने की कोशिश करना है कि यहाँ पर कुछ जगह बने, इतनी लेंथ चाहिए, ऐसा ना हो कि बाहर निकल आए और इस तरह सरफेस ब्रेक हो जाए, तो इसकी ठीक ठाक सी लेंथ हमें चाहिए। तो इसको जब बाहर निकाल रहे होंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि एक ऐसा सरफेस जैसे ही मिलेगा, अब ट्यूब को बाहर ले जाएंगे तो सरफेस फिक्स होगा, इस ट्यूब को बाहर ले जाएंगे तो यहाँ पे जगह बढ़ेगी, ये सरफेस ऊपर नहीं जाएगा। तो क्योंकि ये क्लोज सा था, फिर ये जगह बनी, तो यहाँ पे किसी भी तरह से कुछ भी एयर वगैरह आने के चांस नहीं है, तो ये खाली जगह है, ये वैक्यूम है, तो वैक्यूम का प्रेशर जो होता है वो 0 होता है, यहां पर जो प्रेशर होगा वो 0 होगा, और इधर की ओर एटमॉस्फेयर है, तो ये जो प्रेशर होगा यहाँ पे एटमॉस्फेयर वाला होगा, PA मान लेते हैं। अब ये जो मरकरी है ये कितनी हाइट है, वो हाइट हम मेजर कर सकते हैं, ग्लास ट्यूब है तो मरकरी कहां तक फिल है वो हमें दिख रहा है, तो अगर ये हाइट 0, ये प्रेशर यहाँ 0 है, तो H डेप्थ नीचे यहाँ पर क्या प्रेशर होगा और यहाँ पर क्या प्रेशर होगा, तो स्टैटिक फ्लूइड में सेम हाइट पर प्रेशर इक्वल होता है। तो अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इस जगह पे, तो यहां पर भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, P0 प्लस रो GH से, या यहाँ वाला प्रेशर जो 0 है तो 0 प्लस रो GH, तो इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आएगा यहाँ पे, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ये वैल्यू आ जाएगी, PA कह लेते हैं इसको, तो 0 प्लस रो GH, PA कहा जाए इसको, PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये रो GH के बराबर होगा। अब होता क्या है कि G की वैल्यू कांस्टेंट है, डेंसिटी ऑफ मरकरी कांस्टेंट है, तो ये हाइट के टर्म में हम लोग प्रेशर बताते हैं। तो ये देखा गया है कि ये जो प्रेशर है, मरकरी की डेंसिटी रखेंगे, G की वैल्यू रखेंगे, तो H जो कैलकुलेट होता है वो यहां पर आता है 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर। तो इससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग फिर इस हाइट से भी पढ़ते हैं, हाइट के टर्म में भी बोलते हैं। तो इसके लिए कहा जा सकता है कि एक और यूनिट हो गई प्रेशर के लिए,
तो उसको लिखा जाता है सेंटीमीटर ऑफ व्हाट, ऑफ मरकरी। तो यहां पर 76 सेंटीमीटर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कहा जाए इस तरह से, अगर इस यूनिट में अगर लिखना चाहेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, चाहे HG लिख लें चाहे मरकरी, या फिर मिलीमीटर में कह सकते हैं, मीटर में कह सकते हैं, तो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो एक सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, एक ये भी यूनिट हो गई। देखिए दूसरी यूनिट की बात कर लिया, यूनिट पास्कल लिखा था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहां पर सेंटीमीटर ऑफ HG और मिलीमीटर ऑफ HG प्रेशर के लिए ये भी यूनिट है। टॉरसली ने ये मेथड बताया, तो उनको सम्मान देने के लिए उनके नाम पर प्रेशर के लिए एक और यूनिट है टॉर, टॉरसली का टॉर। तो ये क्या होता है, प्रेशर है कितना, प्रेशर इक्विवेलेंट टू 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मरकरी HG लिख सकते हैं, इज 1 टॉर। टॉर क्या है, तो टॉरसली इनको रिस्पेक्ट देने के लिए ऐसा नाम, एक यूनिट बनाई गई टॉरसली के नाम पर है टॉर। तो 1 टॉर कितना हो जाएगा, तो प्रेशर था रो GH, डेंसिटी मरकरी के लिए डेंसिटी कितनी होती है 13.6 ग्राम पर सीसी, 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 13.6 होता है अप्रोक्सीमेट सा, बहुत प्रिसाइज लिखे तो 13.56 के आसपास होता है, तो इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हो गया रो, ये हो गया G, और ये H हो गया H। 1 मिलीमीटर था, मीटर में कन्वर्ट किया, 10 टू द पावर 3 और -3 हट गया, तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, 10 होता तो 135.6 होता, उससे थोड़ा कम है, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 133 आती है। तो ये रिजल्ट हो गया कि 1 टॉर जो है 133 पास्कल के इक्वल है। 1 टॉर 133 पास्कल के इक्वल है। एक और बड़ी यूनिट होती है बार। तो 1 बार जो होता है वो 10 टू द पावर 5 पास्कल के इक्वल होता है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है, अक्सर लोगों को लगता है कि इक्वल है और ज्यादा फर्क पड़ता भी नहीं है वैसे। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, तो वो अप्रोक्सीमेटली 1 बार के इक्वल होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ 1 है, यहाँ क्या 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो 1 बार और 1 एटमॉस्फेयर अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो प्रेशर के लिए यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल हो गया, टॉर हो गया, बार हो गया, ATM हो गया। ऐसी अलग अलग तरह की यूनिट का यूज होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए टॉरसली का जो मेथड था उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा था मर्करी बैरोमीटर था। कोई प्रेशर डिफरेंस मेजर करना हो या किसी गैस के लिए कह लें प्रेशर मेजर करना हो तो उसके लिए यूज होता है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओपन ट्यूब मैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट ओवरऑल का एक यू शेप का ट्यूब है जिसमें यहाँ पर कोई लिक्विड है, सुटेबल लिक्विड है, जो भी हमें प्रेशर मेजर करना है उस पर डिपेंड करते हुए लिक्विड रहता है। सपोज अगर ये प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से काफी ज्यादा है तो काफी ज्यादा प्रेशर होगा तो फिर ये जो लिक्विड यूज करेंगे वो ज्यादा डेंसिटी वाला जैसे मरकरी यूज किया जाएगा। अगर प्रेशर डिफरेंस बहुत कम है तो फिर ऐसा फ्लूइड यूज करेंगे, ऐसा लिक्विड यूज करेंगे जिसकी डेंसिटी काफी कम होती हो। अगर प्रेशर डिफरेंस काफी कम है तो कम डेंसिटी पे H थोड़ा मेजरेबल ठीक ठाक सा मिलेगा। और अगर प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो ऐसा फ्लूइड यूज करेंगे जिसकी डेंसिटी काफी ज्यादा हो ताकि हाइट कम मिले और ये इजीली मेजर किया जा सके। तो
तो इसमें क्या है, ये गैस इस चैम्बर में कुछ गैस वगैरह है जिसका प्रेशर मेजर करना है और इसको इस मैनोमीटर से कनेक्ट कर दिया गया। अच्छा, ये मानकर चलेंगे कि जो इसमें गैस है ये जो वॉल्यूम है काफी ज्यादा है और ये ट्यूब के अंदर जो गैस है ये सरफेस थोड़ा नीचे ऊपर जाता तो जो गैस उस ट्यूब में फिल हो रही थी वो काफी कम वॉल्यूम होता। तो यहाँ पर स्टैटिक कंडीशन में प्रेशर जो होगा पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर, ये प्रेशर दोनों इक्वल होगा। पॉइंट ए पर जो प्रेशर है वो हमें जो मेजर करना है वो वाला प्रेशर है, पॉइंट ए पर जो प्रेशर है वो यही प्रेशर है जो हमें मेजर करना है, जो कि P लिखा गया है। और पॉइंट बी पे अगर प्रेशर लिखा जाए तो पॉइंट बी पर प्रेशर इधर ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी ए लिख रहे थे प्लस रो जी एच, और ये एच हम मेजर कर लेते हैं। कौन सा फ्लूइड है इसके लिए हमें डेंसिटी मालूम होती है, जी मालूम है, तो यहां पर ये प्रेशर पी कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये जो प्रेशर पी आया इसको हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। फिर इधर ये जो लिखा जा रहा है ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये वाला जो पार्ट है वो इंस्ट्रूमेंट में एक्चुअल में मेजर होता हुआ ये एच है और ये रो जी एच प्रेशर वाली यूनिट है। इसी टर्म को कहा जाता है गेज प्रेशर। तो गेज वर्ड का मतलब मेजरमेंट से है, तो ये मेजर हो रहा है इंस्ट्रूमेंट से जो प्रेशर वाला पार्ट है, तो इसको कहा जाता है गेज प्रेशर। ऐसे याद रखें या फिर इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें। तो रीअरेंज में क्या है, गेज प्रेशर लिखा जाए क्या होता है, तो गेज प्रेशर किसके इक्वल होता है, गेज प्रेशर इक्वल होता है, ये है गेज प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर में से अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर दें, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये हो गया गेज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड गेज प्रेशर। तो ये जो ओपन ट्यूब मैनोमीटर है इसमें जो प्रेशर वाला पार्ट यहां पर आ रहा होगा, ये वाला जो पार्ट है रो जी एच, इसको ही कहा जा रहा है गेज प्रेशर। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर गेज प्रेशर ऐड करके यहाँ का प्रेशर कैलकुलेट हो गया। तो इससे गेज प्रेशर कैलकुलेट हुआ, एब्सोल्यूट प्रेशर दैट इज P माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA, P माइनस PA इज गेज प्रेशर। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है टॉर्सलीज बैरोमीटर यूज्ड मर्करी, पास्कल डुप्लीकेटेड इट यूजिंग फ्रेंच वाइन ऑफ डेंसिटी 980 kg per meter cube, height of wine column और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये क्वेश्चन है, तो सिंपल सी बात है, प्रेशर जो लिख रहे थे वो प्रेशर रो जी एच के बराबर है। जब मर्करी लेते थे तो H 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg आता था, तो अभी H क्या आएगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है डिवाइडेड बाई रो जी। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें मालूम है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है, और ये डेंसिटी क्वेश्चन में दी हुई है 984 और G की वैल्यू 9.8। तो ये फिर वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, कैलकुलेट कर लेंगे, H सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वर्टिकल ऑफ सोल स्ट्रक्चर इज बिल्ट to withstand a maximum stress 10 to the power 9 Pascal. Is the structure suitable for putting up on a top oil well in the ocean? और डेप्थ दिया हुआ 3 किलोमीटर, और इसके लिए हमें बताना है कि ये सुटेबल है या नहीं। तो कहना क्या चाहते हैं कि जैसे ये सी लेवल है, इसमें ऐसा कुछ पिलर जैसा बनाया। अब ये पिलर जो है तो ये बेस पर ये जो वाटर है तो यहाँ पर प्रेशर इनटू एरिया का फोर्स आएगा, और ये कितना प्रेशर झेल सकता है, कितना प्रेशर ये बियर कर सकता है, वो है 10 टू द पावर 9। तो क्या स्ट्रक्चर ये ओशन में ऐसे लगाने में कोई प्रॉब्लम है, ये क्या सुटेबल रहेगा?
कहीं ब्रेक तो नहीं हो जाएगा। तो हमें ये देखना है कि यहाँ प्रेशर कितना होता है, 10 टू द पावर 9 पास्कल से ज्यादा तो नहीं हो गया। तो प्रेशर P इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें मालूम है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल प्लस रो जी एच। तो ओशन वाटर के लिए डेंसिटी 1000, जी की वैल्यू 9.8 और एच बोला गया 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर। अब ये 3 किलोमीटर है 10 टू द पावर 3 और ये 3 तो 7 हो गया, इसको 8 भी मान लें और 10 टू द पावर 9 तक वो बिहेव कर सकता था। तो ये वाली जो भी वैल्यू है इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 10 टू द पावर 9 से कम आएगा। तो जितना वो प्रेशर झेल सकता है उससे कम प्रेशर है, ये पिलर प्रॉपरली रहेगा, मजबूती से ओशन में ब्रेक नहीं होगा। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, सुटेबल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A U tube contains water and methylated spirit separated by mercury. The mercury column in two arms are in level with 10 centimeter of water in one arm and 12.5 centimeter of spirit in other. What is specific gravity of spirit? तो specific gravity of spirit मतलब density of spirit divided by density of water। तो इसके लिए डेंसिटी पता कर लें। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी होता है। तो इसमें ऐसा यू शेप का ऐसा ट्यूब है और इसके दोनों आर्म में लिक्विड है और बाकी फिर इसमें मरकरी है और ये लिक्विड एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। तो इसमें क्या है कि इधर तो मरकरी का लेवल तो एक जैसा है और एक ओर जो है 10 सेंटीमीटर है और दूसरी ओर जो है वो 12.5 सेंटीमीटर है। तो वाटर जो है वो 10 सेंटीमीटर पे है, ये 10 सेंटीमीटर पे वाटर मान लेते हैं और दूसरी ओर को मेथिलेटेड स्पिरिट है जो भी है। तो इसी की हमें डेंसिटी पता करना है और ये जो है 12.5 सेंटीमीटर है। तो अब है क्या कि ये जो मरकरी है ये स्टैटिक फ्लूइड है, सभी स्टैटिक है और ये एक ही लेवल पर पॉइंट है। तो एक ही लेवल पर स्टैटिक फ्लूइड में, सेम फ्लूइड में एक ही लेवल पर प्रेशर इक्वल होता है। तो ये जो यू ट्यूब है ऊपर एटमॉस्फेयर में ओपन है और इधर वाला ये वाला पार्ट जो है ये वाटर है और इधर का ये वाला जो पार्ट है वही स्पिरिट जो बोला हुआ है, मेथिलेटेड स्पिरिट। तो प्रेशर इन दो पॉइंट का, इस पॉइंट को सपोज A कह लेते हैं, इस पॉइंट को सपोज B कह लेते हैं और ये मरकरी में ही दोनों पॉइंट हैं। तो प्रेशर एट B इज इक्वल टू प्रेशर एट A। अब प्रेशर जो लिखा जाए B पे प्रेशर लिखा जाए तो इधर की ओर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है PA प्लस रो GH। तो B पॉइंट पर जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्लस प्रेशर प्लस रो, क्या है उधर स्पिरिट है तो रो S मान लेते हैं, जी H हमने सॉल्व किया हुआ है, नहीं H क्वेश्चन में दिया है 12.5 सेंटीमीटर। यूनिट का बर्डन नहीं लेते हैं, दोनों और एक जैसा लिख लेंगे। अच्छा, इस A पॉइंट का प्रेशर लिखे तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर GH, तो ये भी 10 हो गया। PA से PA माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाने के बाद G कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा रो S डिवाइडेड बाई रो वाटर इज इक्वल टू 10 बाई 12.5, 10 बाई 12.5। तो ये आएगा 8 आएगा, और सॉरी 8 नहीं 0.8। तो यही पूछा गया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉल्व हो गया। ये specific gravity of the methylated spirit is 0.8, that is density of the spirit divided by density of water। next question है, पिछले से related ही है। in the previous problem if 15 centimeter of water and spirit each are further poured into the respective arms of the tube, what is difference in the level of mercury in two arms? स्पेसिफिक ग्रेविटी मरकरी के लिए दी हुई है 13.6। तो इसमें क्या था कि पहले
ये मरकरी फिल था और दोनों ओर लेवल बराबर था। इधर ये 10 सेंटीमीटर था, उधर 12.5 था। अभी क्या कहा जा रहा है कि इसमें 15 सेंटीमीटर बोथ साइड जो है फिल किया गया। इधर 15 सेंटीमीटर वाटर और इधर 15 सेंटीमीटर स्पिरिट। तो 10 सेंटीमीटर ये पहले से था, 15 मिलाकर 10 प्लस 15 25 हो गया, और ये 12.5 प्लस 15 27.5 हो गया। वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, इसके लिए डेंसिटी सॉल्व किया था, 0.8 आया था। तो इसमें जो है वाटर पोर किया गया, इधर दोनों बराबर ही 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, तो ये सरफेस नीचे आएगा। कि जो एक फ्लूइड होता है, किसी एक ही फ्लूइड में सेम हाइट पे जो पॉइंट्स होते हैं, स्टैटिक फ्लूइड में सेम हाइट पे जो पॉइंट्स होते हैं उनमें प्रेशर इक्वल होता है। तो इससे अगर कहा जाए तो प्रेशर जो होगा पॉइंट ए पे जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा एट पॉइंट बी, प्रेशर एट पॉइंट बी। तो ए और बी दोनों ही पॉइंट, ये ए मरकरी के सरफेस पर है, ये मरकरी में ही है, इन दोनों पॉइंट पर प्रेशर इक्वल होगा। और इसमें जो प्रेशर लिखा जाएगा, प्रेशर एट पॉइंट ए और इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी। प्रेशर एट पॉइंट बी को लिख सकते हैं प्रेशर एट पॉइंट सी इंटू रो जी एच। तो ये डेंसिटी किसके लिए, रो जी एच, मरकरी के लिए। तो मरकरी की डेंसिटी मतलब सी पॉइंट पे जो प्रेशर होता उससे एक्स डिस्टेंस नीचे पॉइंट है मरकरी में। अब ये फिर से ए पॉइंट के लिए अगर प्रेशर लिखें तो पॉइंट ए का प्रेशर, तो इधर की ओर ये पी ए लिखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसे इधर भी पी ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। और पी ए पास्कल नहीं लिख रहे हैं, पी और सब्सक्रिप्ट में ए लिखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इससे इतना डिस्टेंस नीचे। तो पी प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, तो डेंसिटी ये वाटर की, फिर जी, और यहां पर जो एच है वो 25 सेंटीमीटर है। यूनिट सेंटीमीटर ही लिखे रहने देंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सभी जगह लिखा जा रहा होगा और एक्स भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। फिर पॉइंट सी पे जो प्रेशर लिखना है, पॉइंट सी पे जो प्रेशर लिखना है वो इधर से लिखा जाए तो पी ए प्लस रो जी एच से लिखा जाएगा। तो पी ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, तो रो यहां पर स्पिरिट के लिए हो गया जी, और एच, एच यहां पर है 27.5, ये हो गया पी सी प्लस डेंसिटी ऑफ मरकरी जी और एक्स। तो ये पी ए से पी ए माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाने के बाद सब जगह से जी कैंसिल हो जाएगा, सब जगह से जी कैंसिल करने के बाद वाटर की डेंसिटी से अगर हम इसको डिवाइड करें तो एक स्टेप लिख लेते हैं, 25 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 27.5 डेंसिटी ऑफ स्पिरिट, और फिर ये हो गया x। अब इसको क्या किया जाए, डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड करें तो ये बचेगा 25, इधर हो जाएगा 27.5 इंटू डेंसिटी ऑफ स्पिरिट डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस डेंसिटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर और इनटू एक्स। अब ये सॉल्व किया था अभी लास्ट क्वेश्चन में, तो ये 0.8 आया था, तो 25 इज इक्वल टू 27.5 इंटू 0.8, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 13.6 है x, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये x सॉल्व हो जाएगा, बस कैलकुलेशन बची है थोड़ी, तो इसको मल्टीप्लाई किया जाए 0.8 22.00 प्लस 13.6 x, इससे माइनस हुआ तो 3 हो गया, तो x की वैल्यू सॉल्व हो गई 3 डिवाइडेड बाई 13.6 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 0.221 के आसपास आएगी। ये आंसर हो गया।
एक बार फिर से बात करें, क्या किया, स्टैटिक फ्लूइड में सेम हाइट पर प्रेशर इक्वल होता है। तो यहाँ पे मरकरी सेलेक्ट किया, मरकरी में पॉइंट ए और बी सेम हाइट पर है। इधर ए पॉइंट पर प्रेशर लिखना था तो इस साइड से लिखा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। बी पे लिखना था तो इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच आएगा, रो जी एच, रो लिखा जा रहा होगा स्पिरिट की डेंसिटी, जी और एच लिखा जा रहा होगा 27। तो सी पॉइंट पर प्रेशर आएगा, सी के बाद बी पर है तो सी पे जो प्रेशर लिखा था प्लस रो जी एच, रो अब की बार मरकरी का होगा, जी और एच जो है ये एक्स जो हमें कैलकुलेट करना था। तो ये सॉल्व हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई 0.221 सेंटीमीटर। Question है, a tank with a square base of area 1 meter square is divided by a vertical partition in the middle. The bottom of the partition has small hinged door of area 20 centimeter square. The tank is filled with water in one compartment and acid of relative density 1.7 in the other, both to a height 4 meter. Compute the force necessary to keep the door closed. एक टैंक है, इसका बेस का एरिया 1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और इसको एक कंपार्टमेंट से इसको डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट में। तो ये जो पार्टीशन 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसमें तो एक कंपार्टमेंट में वाटर है और दूसरी ओर को एसिड है। एसिड की डेंसिटी ज्यादा दी हुई है। अब प्रेशर जो होता है वो डेंसिटी पर डिपेंड करता है, तो इधर जो एसिड होगा यहाँ पे जो प्रेशर आएगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच से निकालेंगे तो रो एसिड का आएगा। इधर की उधर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच लिखेंगे, रो वाटर का होगा। तो प्रेशर में डिफरेंस है, तो दोनों ओर से प्रेशर जो डोर पे लग रहा होगा वो अलग अलग है, तो दोनों ओर से जो फोर्स लग रहा होगा वो भी अलग अलग आएगा। तो फोर्स अगर अलग अलग है तो इसको रोकने के लिए हमें फिर कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना, जितना ये अनबैलेंस्ड है वही, और यही क्वेश्चन में पूछा गया कितना हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये जो वाटर है वो इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो, और इधर की जो एसिड है वो जो फोर्स लगा रहा है, इनका जो डिफरेंस है वो ही हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना भी ये अनबैलेंस्ड रह जा रहा है। एसिड की डेंसिटी ज्यादा दी थी, रिलेटिव डेंसिटी 1.7, मतलब एसिड फोर्स ज्यादा लगा रहा होगा। तो एसिड वाला फोर्स माइनस वाटर वाला फोर्स, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो इस पे अगर हम लिखें कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, तो रिक्वायर्ड फोर्स डोर को रोकने के लिए या फिर कहा जाए नेट फोर्स 0 करने के लिए, तो फोर्स जो एसिड लगा रहा है, फोर्स बाई एसिड माइनस फोर्स बाई वाटर, दोनों का जो डिफरेंस है उतना फोर्स लगाया जाए, वही अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। एसिड कैसे फोर्स लगाता होगा, प्रेशर इनटू एरिया का फोर्स। प्रेशर लिखा जाए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को PA मान लेते हैं, फिर ये रो एसिड की डेंसिटी G और H जो कि 4 है, और इनटू एरिया। एरिया इस डोर का एरिया, बेस का एरिया नहीं, बेस का एरिया वो एक्स्ट्रा दिया हुआ है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसकी वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, उसका कुछ यूज नहीं होना है। फिर इसके लिए लिखा जाए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो वाटर जी एच 4 मीटर दिया हुआ है और डोर का एरिया। तो एरिया तो कॉमन ही हो गया, फिर PA से PA माइनस हो गया, तो ये हो गया डेंसिटी ऑफ एसिड माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G इंटू H और A। तो डेंसिटी ऑफ एसिड दिया हुआ है 1.7 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर, रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ था, तो ये 1.7 माइनस 1 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ एसिड था 1.7 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कॉमन लेकर ये लिखा जा सकता है GH इंटू A। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 0.7, डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया 1000, G की वैल्यू 9.8, H की वैल्यू 4, और ये एरिया दिया था 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर में कन्वर्ट करें तो 10 टू द पावर -4। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, ये आंसर आता होगा 54.88 न्यूटन, या फिर कह ले अप्रोक्सीमेटली 55 न्यूटन। क्वेश्चन है, a manometer reads the pressure of a gas in an enclosure as shown in figure A. When a pump removes some of the gas, the manometer reads as in figure B. The liquid used in manometers is mercury and atmospheric pressure is 76 centimeter of mercury.
ए पार्ट है गिव द एब्सोल्यूट एंड गेज प्रेशर ऑफ द गैस इन एनक्लोजर ऑफ फॉर केस ए एंड बी इन यूनिट्स ऑफ सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। बी पार्ट भी है हाउ वुड द लेवल्स चेंज इन केस बी इफ 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर miscible with mercury are poured into the right limb of the manometer. Ignore the small change in volume of gas. तो फर्स्ट पार्ट में इसमें पूछा हुआ है दोनों केसेस में एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। अभी इधर क्या है, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg मरकरी, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। अब एक ही हाइट पर फ्लूइड में प्रेशर, स्टैटिक फ्लूइड में प्रेशर सेम होता है, तो इधर जो गैस का रियल प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर है, वो इस पॉइंट पर मरकरी का प्रेशर है और वो यहां पर हो गया। अब क्या है कि जितना हम नीचे आते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है, तो ये 76 सेंटीमीटर था और ये 20 सेंटीमीटर नीचे आए, तो यहां पर हो गया 76 प्लस 20 दैट इज 96 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ये प्रेशर हो गया और वो यहां का प्रेशर हो गया। तो अगर ए के केस में हम लिखें, ए में एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर अगर लिखा जाए इन केस ऑफ ए एनक्लोजर जो है, इसमें अगर लिखा जाए तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है 76 सेंटीमीटर प्लस रो जी एच से, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्लस ये 20 सेंटीमीटर है, ये मरकरी ही है, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर कैलकुलेट हो गया इन केस ऑफ ए। अब इसके लिए अगर हम लोग गेज प्रेशर निकालें, तो इसके लिए गेज प्रेशर जो होगा, तो गेज प्रेशर क्या होता है कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इससे नीचे प्रेशर बढ़ गया तो यहां पर 20 बढ़ गया, ये इंस्ट्रूमेंट में जितना मेजर आ रहा है ये वाली वैल्यू ही गेज प्रेशर होती है। तो यहां से डायरेक्ट कह सकते हैं 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ये है 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। दूसरा क्या कर सकते थे कि हमने अभी एब्सोल्यूट प्रेशर कैलकुलेट किया है, इस एब्सोल्यूट प्रेशर में एब्सोल्यूट प्रेशर ये 96 आया था, 96 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। इस एब्सोल्यूट प्रेशर में से क्या किया जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर दें, तो 96 में से 76 माइनस कर दें 20 आ जाएगा, और वो कॉलम की लेंथ से भी डायरेक्ट कह सकते थे 20। तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर ए में कैलकुलेट हो गया। बी में अगर लिखा जाए तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो होगा बी में, तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है कि ये मरकरी वाला ये जो कॉलम है इधर के ऊपर है ये, तो यहां पे तो एटमॉस्फेयर है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, ये यहां पर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, इसमें ऊपर जाएंगे कितना 18 सेंटीमीटर, तो यहां का प्रेशर आएगा, इसमें गैस का प्रेशर आएगा, ऊपर जाने पे प्रेशर कम होता है, तो 76 सेंटीमीटर से 18 सेंटीमीटर कम हो गया, तो ये सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कैलकुलेट करें, इसे माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 58 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ये हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर इन डी। अब अगर इसमें गेज प्रेशर बोला जाए, गेज प्रेशर, तो गेज प्रेशर क्या होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 58 माइनस 76, 58 माइनस 76 माइनस 18 होगा, और यहां से डायरेक्ट कहें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर मतलब कम, तो 18 सेंटीमीटर कम, तो 18 सेंटीमीटर कम मतलब माइनस का 18 सेंटीमीटर, माइनस का 18 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ये है गेज प्रेशर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे 58 जो एब्सोल्यूट प्रेशर था माइनस 76, तो ये माइनस का 18 सेंटीमीटर आ जाता। क्वेश्चन में बी पार्ट है हाउ वुड द लेवल चेंज इन केस बी इफ 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इमिसिबल विद मर्करी आर पोर्ड into the right limb of the manometer. Ignore the small change in volume of the gas. तो गैस के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पे जो इसका प्रेशर था वो वैसा ही रहेगा, तो 58 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी आया था, वही प्रेशर रहेगा इस गैस का, इधर कोई चेंज नहीं है। अच्छा, ये मरकरी है, इधर के वाटर फिल किया तो ये मरकरी लेवल थोड़ा नीचे आया, थोड़ा ये ऊपर चला गया,
तो अब जो मरकरी लेवल का डिफरेंस है, अगर वो x मान ले, x सेंटीमीटर, तो ये x कैलकुलेट करते हैं और वही पूछा ही गया है। तो क्या होगा कि एक फ्लूइड में एक ही हाइट पर प्रेशर इक्वल होता है। तो अगर इधर की ओर इस पॉइंट को कह ले, यहाँ पे सपोज ये वाला पॉइंट P कह लेते हैं, इधर की ओर Q कह लेते हैं, तो प्रेशर एट पॉइंट P इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट Q। दोनों मरकरी में ही है और एक ही हाइट पर है, स्टैटिक मरकरी है ये, तो दोनों जगह पर प्रेशर जो है वो इक्वल आएगा। तो इसमें प्रेशर एट P इज इक्वल टू प्रेशर एट Q। तो P पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, तो ये था 58 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्लस x सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, यहां का प्रेशर प्लस रो GH, तो ये P पॉइंट पर प्रेशर कैलकुलेट हुआ। Q पॉइंट पर प्रेशर लिखा जाए तो इधर की ओर तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 76 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, और इससे नीचे कितना 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ये वाटर है। तो अब हमें इसको देखना है कि ये किस तरह से वाटर, जो सेंटीमीटर ऑफ वाटर है वो सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में क्या लिखा जाए। तो चाहे तो थोड़ा पहले और कैलकुलेट कर लें, तो ये वाला टर्म दूसरी ओर ले जाए, यही हमें निकालना है। तो x सेंटीमीटर ऑफ मरकरी इज इक्वल टू, ये इधर माइनस हो गया तो ये माइनस होकर 18 आएगा, 18 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी और प्लस 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। अब ये दोनों अलग अलग तरह का, एक वाटर है मरकरी, इसको चेंज किया जाए तो कहना क्या चाहते हैं कि प्रेशर एक जैसा लिखा जाए, ठीक है। तो कितने सेंटीमीटर ऑफ वाटर कितने मरकरी के इक्वल होगा, तो ये रो GH जैसा लिखें, तो वाटर G और H वाटर के लिए, और डेंसिटी ऑफ मरकरी G और H मरकरी के लिए। ये इक्वल किया जाए, G से G कैंसिल हो जाएगा, तो H ऑफ मरकरी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू H ऑफ वाटर। तो वाटर ये की डेंसिटी अगर लिखा जाए तो 1 ग्राम पर सीसी, इसको भी उसी में लिखे, ये होता है 13.6, और ये जो वाटर के लिए हाइट दिया गया है वो 13.6 दिया हुआ है, तो ये आ गया 1 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये आ गया 1 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो इधर की ओर है x सेंटीमीटर ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, और ये सेंटीमीटर ऑफ वाटर को 1 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी लिख सकते हैं। तो x सेंटीमीटर ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्लस 1 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो 18 प्लस 1 हो गया 19, इससे आ गया x इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। तो अभी जो दोनों साइड में मरकरी कॉलम में हाइट का डिफरेंस होगा वो 19 सेंटीमीटर होगा। दोनों साइड में जो मरकरी कॉलम में हाइट का डिफरेंस वो 19 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है, 2 vessels have same base area but different shapes. The first vessel takes twice the volume of water that the second vessel requires to fill up to a particular common height. Is the force exerted by the water on the base of the vessel the same in 2 cases? If so, why do vessels filled with water to that same height give different readings on weighing scale? तो इस पे क्या है कि 2 वेसल हैं, एक का बेस एरिया जो है, दूसरे का भी बेस एरिया सेम ही है, और जो है ये कुछ अलग शेप के बने हुए हैं। इसमें जब वाटर फिल किया था तो एक हाइट किसी h हाइट तक दोनों में फिल करें तो ये जो है वॉल्यूम में डबल है इस वाले वॉल्यूम से। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्या वाटर इस बेस पर और इधर वाले बेस पे जो वाटर फोर्स लगा रहा होगा वो सेम ही लगा रहा होगा।
तो वो फोर्स बिल्कुल सेम लगा रहा होगा। फोर्स कितना होगा, जैसे इधर की ओर यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है PA और इधर की ओर H डेप्थ नीचे आएंगे तो यहाँ कुछ प्रेशर आएगा, बिल्कुल वैसा ही इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है PA और H डेप्थ नीचे, यहाँ पर कुछ प्रेशर होगा P। और फोर्स जो होगा दोनों ही केसेस में, फोर्स अगर लिखना होता तो फोर्स होता प्रेशर इनटू एरिया, और दोनों बार प्रेशर सेम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो GH। रो ये वाटर फिल किया गया तो वाटर के लिए, GH और एरिया। ये ही फोर्स इधर भी है, यही फोर्स इधर भी है। तो पहला था कि क्या फोर्स इक्वल होगा, तो पहले पार्ट के लिए आंसर हो गया कि यस फोर्स इक्वल होगा। अब इन्होंने बोला कि अगर इक्वल है तो इक्वल है, तो ये कह रहे हैं कि ये वेइंग मशीन पे अगर रखा जाए तो दोनों का अलग अलग तरह का वेट क्यों आएगा। इनका कहना ये है कि जब वाटर है यहाँ पे और ये जो वाटर ने इस बेस पे फोर्स लगाया होगा, बेस ने वाटर पे फोर्स लगाएगा, वो दोनों जगह एक जैसा ही है। तो इसको तो ऐसे भी हम कह सकते हैं, इधर जो वाटर था इससे डबल था तो इसका वेट तो ज्यादा होगा इसके वेट से। अगर ये वाटर जो है उससे डबल है, इधर अगर वेट mg है तो ये डबल वॉल्यूम है, डबल मास होगा तो 2 mg फोर्स होगा। और इस बेस से इस वाटर पे फोर्स जो है दोनों ओर से बराबर है। तो इसमें डिफरेंस कहां पर है, डिफरेंस ये है कि इसमें जो साइड्स हैं, इस साइड से इस वाटर पे प्रेशर इंटू एरिया का फोर्स लगेगा, और ये जो साइड से प्रेशर इंटू एरिया का फोर्स लग रहा है इसका कुछ वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, और उधर की ओर वो या तो नहीं आएगा जैसा मैंने बना दिया है, नहीं आएगा, थोड़ा सा और शेप कर सकते थे, कुछ कम तो होगा ही। तो इधर कुछ आ रहा है उधर कम होगा, कम होने में जैसा मैंने बनाया उसमें नहीं होगा कुछ। इसको जैसे मैंने जो है ऐसा पूरा इस तरह का सिलेंडर सा बना दिया है, ये थोड़ा करते तो फिर कहते कि फोर्स आएगा तो लेकिन रिलेटिवली कम आएगा, या फिर वो जिस तरह का भी डिजाइन हो। इस वाले केस में फोर्स का ये जो वॉल से इस वाटर पे फोर्स आ रहा है इसका वर्टिकल कंपोनेंट यही इधर 2 mg उधर mg, तो जो डिफरेंस है mg उसके बराबर आएगा। तो सोचो इसका जो है वाटर का वेट है डाउनवर्ड, बेस से कुछ फोर्स लग रहा है और साइड वॉल से फोर्स लग रहा है, तो बेस से फोर्स और साइड वॉल से फोर्स मिलाकर 2 mg के बराबर है। बेस से फोर्स और साइड वॉल से मिलाकर फोर्स mg के बराबर है, तो साइड वॉल से फोर्स इधर ज्यादा आएगा। तो वही वाटर ज्यादा है, इसको वेइंग मशीन पे रखेंगे तो वेट दोनों ओर ज्यादा आएगा। ये वाटर जो है उससे डबल मास है, डबल वेट आएगा। अगर वेसल का वेट हम नेग्लेक्ट करके देखें, सिर्फ वाटर से रिलेट करेंगे, तो जो इसके लिए रीडिंग आएगी इसमें रीडिंग डबल आएगी। क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन द निडल इज इंसर्टेड इन अ वेन वेयर गेज प्रेशर इज 200 पास्कल। At what height must the blood container be placed so that blood may just enter the vein? Use density of whole blood from table, और ये density जो है वो है 1.06 into 10 to the power 3, 1.06 into 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी है। तो कह क्या रहे हैं कि वेन्स में जो ब्लड एंटर करता है तो अंदर जो प्रेशर है वो 200 पास्कल है, गेज प्रेशर 2000 अंदर जो प्रेशर है वो 2000 पास्कल है। गेज प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इतना ज्यादा। तो अब जो ये ब्लड जो चढ़ाया जाना होगा वेन्स में, तो उसमें क्या होना चाहिए कि इतना गेज प्रेशर आए, मतलब कहना क्या चाहते हैं जो वेन्स हैं उसमें ही निडल को लगाना है। तो इस निडल से जो ब्लड इसमें तब आ पाएगा कि जब इधर वाला प्रेशर ज्यादा होगा इसके प्रेशर से, और जस्ट एंटर कर पा रहा हो तो लिमिटिंग कंडीशन के लिए प्रेशर इक्वल हो। तो ये जो ब्लड की जो बॉटल होगी वो कितनी हाइट पर रखा जाए, ये कुछ क्वेश्चन है। तो ये हाइट अगर हम h कह लें तो इधर की ओर इस ब्लड में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है, और फिर इसके बाद रो GH का प्रेशर आएगा, वही गेज प्रेशर है, और यहां पर गेज प्रेशर है 2000। तो जो ब्लड बॉटल जितना हाइट पे रखा उससे जो प्रेशर बना गेज प्रेशर वो है रो GH। अगर एब्सोल्यूट प्रेशर लिखना होता तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड भी करते हैं, और गेज प्रेशर ये ब्लड का जो वेन्स में जो ब्लड है उसका जो गेज प्रेशर है
वो 2000 पास्कल है। तो ये जस्ट इक्वल होगा तो ब्लड बॉटल से वेन्स में जस्ट एंटर कर सकता है। तो जस्ट एंटर करे उसी के लिए ही पूछा गया है। पूछा है किस हाइट पर रखा जाए, तो बस ये h कैलकुलेट करना है, सॉल्व हो गया। तो h इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई रो इंटू जी। तो ब्लड है, ब्लड के लिए डेंसिटी, तो ब्लड के लिए डेंसिटी जो दी हुई है 1.06 इंटू 10 टू द पावर 3 और g की वैल्यू 9.8। तो ये 10 टू द पावर 3 30 कैंसिल हो जाएंगे, ये अप्रॉक्सीमेटली 10 जैसा आएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये 0.2 मीटर आएगा या 20 सेंटीमीटर होगा। तो 20 सेंटीमीटर पे ये बॉटल रखेंगे तो इस हाइट की वजह से जो प्रेशर आया, जिसको हम लोग गेज प्रेशर कहेंगे, वो 2000 पास्कल आ जाएगा। अंदर वेन्स का प्रेशर 2000 पास्कल है, तो प्रेशर इक्वल है, अब इसमें ब्लड एंटर कर सकता है। आंसर हो गया 0.2 मीटर। क्वेश्चन है, ए पार्ट है, इट इज नोन दैट डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस विद हाइट एज rho is equal to rho naught e to the power minus y by y naught, where rho naught is 1.25 kg per meter cube is the density at sea level, y naught is constant. This density variation is called law of atmosphere. Obtain this law assuming that at temperature of atmosphere remains constant. Isothermal condition की बात करें, temperature constant. Also assume that the वैल्यू ऑफ जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो जी की वैल्यू कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और ये जो एक्सप्रेशन दिया है वही हमें डिराइव करना है, प्रूफ करना है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर को कांस्टेंट मानना है और आइडियल गैस कंडीशन मानकर चलेंगे, आइडियल गैस वाली कंडीशन। तो इसमें डेंसिटी के बारे में और हमने प्रेशर वेरिएशन पढ़ लिया था। तो हमने प्रेशर वेरिएशन पढ़ा था कि dp बाई डी एच जो था वो रो जी के इक्वल था। मतलब जैसे एक और को कुछ प्रेशर है, h डेप्थ पे कुछ प्रेशर है P, और फिर DH और डेप्थ हो तो प्रेशर चेंज हो जाता था P से DP। तो dP बाई DH की वैल्यू रो जी थी। तो जितना नीचे आते जाते हैं फ्लूइड में प्रेशर बढ़ता है, जितना ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम होगा। तो अगर इसमें प्रेशर के लिए रिलेशन लिखा जाए y के लिए, इधर डेप्थ के लिए था, उधर हाइट के लिए लिखे, तो dP बाई dy लिखा जा सकता है माइनस का रो जी। मतलब ऊपर जाने पर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा, इसलिए माइनस लगाया जा सकता है। अब हमें रिलेट तो डेंसिटी करना है, तो आइडियल गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू nRT होता है। तो P इज इक्वल टू N बाई V, RT है, N है नंबर ऑफ मोल्स, तो P लिखा जा सकता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी। तो P की वैल्यू लिखी जा सकती है डेंसिटी और RT बाई M। R गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट क्वेश्चन में कहा गया है, मोलर मास कांस्टेंट ही होता है। तो इससे प्रेशर की वैल्यू डेंसिटी के टर्म में लिख सकते हैं। हमें चाहिए क्या, प्रेशर का डेंसिटी के साथ वेरिएशन dP बाई dy लिखना है। तो अगर हम यहीं से डिफरेंशिएट कर दें dP बाई dy की वैल्यू, RT बाई M को कांस्टेंट मानना है, RT बाई M कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा d रो डिवाइडेड बाई dy। तो dP बाई dy की वैल्यू है RT बाई M, d रो डिवाइडेड बाई dy। तो इस इक्वेशन में इसको पुट कर दें, फर्स्ट सेकंड से अगर हम रिलेट करें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसमें रिजल्ट आएगा dP बाई dy की वैल्यू पुट कर देंगे, RT बाई M ये पूरा कांस्टेंट है, d रो बाई dy इज इक्वल टू माइनस रो जी। बस अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया d रो डिवाइडेड बाई रो इज इक्वल टू माइनस का m बाई RT, या mg भी लिख लेते हैं, mg बाई RT dy। इंटीग्रेट कर लिया जाएगा, इंटीग्रेट करें
तो सी लेवल पे जब y की वैल्यू 0 है तो डेंसिटी को रो नॉट बताया गया है और किसी y पर डेंसिटी रो। तो इसका इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉग, तो ये हो जाएगा ln रो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, तो ln रो होगा, अपर लिमिट पुट किया, फिर ln रो नॉट, इधर माइनस का mgrt कांस्टेंट है और ये y आ जाएगा और 0 से y के लिए y होगा। अब ये जो rt बाई एम जी को y नॉट अगर लिख लें तो ये हो गया नेचुरल लॉग रो बाई रो नॉट इज इक्वल टू माइनस y बाई y नॉट, वेयर y नॉट इज rt बाई एम जी। तो अब इसमें बस एंटी लॉग लिया जाए, तो एंटी लॉग लेंगे तो ये रो बाई रो नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस वाई बाई वाई नॉट हो जाएगा और इससे रो रिलेट हो जाएगा, रो इज इक्वल टू रो नॉट ई टू द पावर माइनस वाई बाई वाई नॉट। तो यही हमें रिलेट करना था, यही हमें प्रूव करना था। तो देखा जाए इसमें क्या किया है हमने, प्रेशर वेरिएशन हाइट के साथ डेप्थ के साथ लिखा था, उसी से हाइट के साथ लिखा, नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ रहा था, ऊपर जाने पे प्रेशर कम होगा तो माइनस हो गया, एक ये लिखा है। और एक आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, उससे हमने प्रेशर और डेंसिटी को रिलेट किया, तो ये प्रेशर का डिफरेंशिएशन था, इससे डेंसिटी का आ गया, तो डेंसिटी ही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो डी रो बाई डी वाई आ जाएगा और डेंसिटी के टर्म में, तो बस इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिया था और इसको पुट किया तो डेंसिटी और ये डेंसिटी हाइट के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई थी, फिर सिंपल कैलकुलेशन है, ये रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन के बी पार्ट में बोला हुआ अ लार्ज हीलियम बलून ऑफ वॉल्यूम 1425 मीटर क्यूब इज यूज्ड टू लिफ्ट अ पेलोड ऑफ 400 kg. Assume that the balloon maintains constant radius as it rises. How high does it rise? तो इसमें क्या है कि हीलियम बलून है, तो हीलियम बलून कहां पर किस हाइट पर रुकेगा, जहां पर जो एयर है उसकी डेंसिटी और बलून लोड के साथ मिलाकर जो एवरेज डेंसिटी है वो बराबर होगी। ये थोड़ा आर्किमिडीज प्रिंसिपल में और क्लियर होगा। क्या होता है कि जब डेंसिटी किसी ऑब्जेक्ट की ज्यादा है और फ्लूइड की डेंसिटी कम है तो ऑब्जेक्ट नीचे आता है, ठीक है। जैसे पानी में हमने पत्थर डाला तो पत्थर की डेंसिटी ज्यादा है तो पानी में डूबेगा, लकड़ी का कोई टुकड़ा है, ब्लॉक है, उसको पानी के अंदर छोड़े तो वो ऊपर चला जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि वुड की जो डेंसिटी है वो कम है, तो डेंसिटी कम होने पे ऊपर जाता है, डेंसिटी ज्यादा होने पे नीचे आता है। यहाँ पे जो हीलियम और पेलोड मिलाकर जो एवरेज डेंसिटी है वो अभी कम है ग्राउंड लेवल से, तो ये ऊपर उठेगा और ऊपर जाने पे डेंसिटी कम होती है, तो कहीं ये डेंसिटी मैच कर जाएगी, उस हाइट तक ये जाएगा। तो हम डेंसिटी कैलकुलेट करें तो इसमें हीलियम बताया गया है कि हीलियम जो है उसके लिए डेंसिटी दी हुई है, तो एवरेज डेंसिटी कैलकुलेट किया जाए तो हीलियम के लिए डेंसिटी दी गई है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हीलियम का मास कैलकुलेट हो जाएगा, तो ये वॉल्यूम है 1425 और पेलोड है 400 kg का, तो ऊपर हो गया टोटल मास और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये एवरेज डेंसिटी हो गई, ये एवरेज डेंसिटी हो गई रो, और ये डेंसिटी इधर मैच कर जाए उस हाइट तक बलून पहुंचेगा जहां पे एयर की डेंसिटी और ये बलून लोड मिलाकर एवरेज डेंसिटी इक्वल हो जाए। तो इसको इक्वल कर लेना है, इसको कैलकुलेट करें तो ये डिवाइड करके 0.18 हो गया, इसको डिवाइड कर लेंगे जो भी आएगा 425 और ये रो नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, रो नॉट की वैल्यू होती है 1.25 और e टू द पावर माइनस वाई बाई वाई नॉट की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी गई है, वाई नॉट की वैल्यू होती है 8000 मीटर। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सॉल्व करने पे ये y की वैल्यू आ जाती है 8000 मीटर या 8 किलोमीटर। बलून जो है 8 किलोमीटर हाइट तक पहुंचेगा, वहां पर वो रुकेगा। क्वेश्चन है 4 पार्ट्स है इसमें। ए पार्ट, पहला पार्ट जो है, प्रेशर डिक्रीजेस एज वन ascends द एटमॉस्फेयर, इफ डेंसिटी ऑफ एयर इज रो, व्हाट इज चेंज इन
प्रेशर dt ओवर द डिफरेंस dh। इसको पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या था कि हमने ये लिखा है प्रेशर वेरिएशन जितना नीचे आते हैं इंक्रीज हो रहा होता है, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा होगा। तो किसी सरफेस से अगर नीचे आ रहे थे h डिस्टेंस पे कुछ प्रेशर लिख रहे थे P, उसके बाद dh डिस्टेंस और नीचे आ जाते तो जो प्रेशर लिख रहे थे वो P प्लस dP लिखा जाता था। तो ये प्रेशर वेरिएशन हम लोगों ने पढ़ा था। फ्लूइड के लिए डेंसिटी अगर रो है तो ये dP बाई dH, dP बाई dH इज इक्वल टू रो जी आता था। लेकिन इसमें क्या है कि हाइट कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ऊपर h हाइट पर कुछ प्रेशर है P और उसके बाद dH हाइट एक्स्ट्रा। तो यहां पे जो प्रेशर है वो P प्लस dP है, तो ऊपर जाने पर प्रेशर कम होगा। तो इस केस के लिए फर्स्ट वाले के लिए आंसर जो होगा प्रेशर वेरिएशन। तो अगर डेप्थ पे जा रहे थे तो प्रेशर बढ़ रहा था, ऊपर जाएंगे तो ये कम होगा, कम होने की वजह से आ जाएगा माइनस। तो dP बाई dH हो गया रो जी। तो इन्होंने पूछा था कि प्रेशर का चेंज dP बताना है, तो dP यहां से सॉल्व हो गया। dP इज इक्वल टू माइनस का रो जी dH। ये निगेटिव साइन बता रहा है कि प्रेशर डिक्रीज होगा हाइट पर पहुंचने पे। ये ए पार्ट था। बी पार्ट देखते हैं। कंसीडरिंग प्रेशर P इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, फाइंड प्रेशर एट हाइट H इफ प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज P नॉट। H हाइट पर हमें प्रेशर निकालना है अगर सरफेस पर प्रेशर जो है वो P नॉट है। और इन्होंने कहा है कि ये मान लेना है कि जो है डेंसिटी प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, डेंसिटी प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ये होता भी है अगर हम आइडियल गैस कंडीशन माने, PV इज इक्वल टू nRT लिखा जाए। PV इज इक्वल टू nRT, n है नंबर ऑफ मोल, तो इसको मास डिवाइडेड बाय मोलर मास लिखें। इस तरह की ओर ले जाएंगे तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा। तो ये डेंसिटी को अगर हम यहां से लिखें मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डेंसिटी है, तो डेंसिटी लिखा जा सकता है Pn बाई RT। तो डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर या प्रेशर प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। हमें यहां पर कैलकुलेट क्या करना है, प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो डेंसिटी को रिप्लेस करना है। तो डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो Pm बाई RT लिखेंगे। m जो है मोलर मास है एयर के लिए। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कुछ मान लेंगे, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कुछ यहां पर मान लेते हैं, उसके टर्म में आ जाएगा। तो रो इज इक्वल टू सपोज कुछ k मान लेते हैं, डेंसिटी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और P। तो इससे फिर क्या लिखा जाएगा, dP इज इक्वल टू माइनस रो की वैल्यू को लिख लेते हैं KP G dH। P इधर डिवाइड हो जाएगा, तो dP बाई P इज इक्वल टू माइनस का KG dH। और इंटीग्रेट किया जाए तो जब H की वैल्यू 0 है तो प्रेशर अर्थ के सरफेस पे वो P नॉट कह रहे हैं, किसी H पे प्रेशर P हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आएगा नेचुरल लॉग P। तो ये आएगा नेचुरल लॉग P ln P, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो P बाई P नॉट भी हो जाएगा। नेचुरल लॉग P माइनस नेचुरल लॉग P नॉट, तो P बाई P नॉट, लॉग M माइनस लॉग N, लॉग M बाई N। और इधर ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था K, और ये G और ये H हो जाएगा। तो इससे P की वैल्यू आ जाएगी P इज इक्वल टू, एंटी लॉग लेंगे e टू द पावर में चला जाएगा, फिर P नॉट e टू द पावर माइनस KG H। तो K एक कांस्टेंट था, G भी कांस्टेंट है, वो मिलाकर एक कांस्टेंट कहा जा सकता है। फाइंड द प्रेशर एट हाइट H इफ प्रेशर एट द सरफेस इज P नॉट। तो ये फार्मूला आ गया वेयर K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो P नॉट की वैल्यू दी हुई है, रो नॉट डेंसिटी है अर्थ के सरफेस पे, और G की वैल्यू दी गई है। व्हाट हाइट प्रेशर ड्रॉप्स टू 1/10 वैल्यू, ये C पार्ट है। C पार्ट देखा जाए तो ये एक्चुअल में प्रेशर का रिलेशन है, इसको भी हम मिलाकर एक कांस्टेंट जैसा कह सकते हैं। और चाहे तो इसको डिवीजन में लेकर एक डायमेंशन से क्या है e टू द पावर डायमेंशन लेस होगा, तो ये लिखा जा सकता है P नॉट
e to the power minus h by h naught, where h naught is 1 by प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो लिखा था k, और वो जो g है उससे लिख सकते हैं। तो ये अगर इस तरह का रिलेशन है प्रेशर का वेरिएशन हाइट के साथ, तो जितना हम हाइट पर जाते रहेंगे प्रेशर कम होता जाएगा, और डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर था, तो जितना हम हाइट पर जाते रहेंगे डेंसिटी भी कम होती जाएगी। तो ये बी पार्ट हो गया। सी पार्ट के लिए अगर देखा जाए, सी में बोला जा रहा है पी नॉट, रो नॉट और जी ये वैल्यूज दी गई है, और ये कह रहे हैं कि प्रेशर ड्रॉप्स टू 1/10 वैल्यू द सरफेस ऑफ अर्थ। एच नॉट लिखा था 1 बाई के जी, और k की वैल्यू थी m बाई आर टी, और ये इंटू जी, तो h नॉट की वैल्यू लिखी जा सकती है आर टी बाई एम जी। अब ये बताया जा रहा है अर्थ के सरफेस पे डेंसिटी रो नॉट है और प्रेशर पी नॉट है। उसको अगर लिख कर देखा जाए तो क्या था, रो इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी, तो ये हो गया रो नॉट पी नॉट और m बाई आर टी। अब ये देखा जाए तो m बाई आर टी जो है h नॉट g के इक्वल है, या और m बाई आर टी की वैल्यू को लिखा जा सकता है 1 बाई h नॉट इंटू जी। h नॉट इंटू जी की वैल्यू, या h नॉट की वैल्यू सिंपल कह दें, h नॉट की वैल्यू आ गई p नॉट डिवाइडेड बाई रो नॉट इंटू जी। तो P इज इक्वल टू रो जी जैसा ही रिलेशन है। तो इससे कहा जाए तो ये रिलेशन जो हम लोगों ने लिखा है प्रेशर का, ये हो गया P इज इक्वल टू पी नॉट ई टू द पावर माइनस h बाई h नॉट की वैल्यू है P नॉट बाई रो जी, P नॉट बाई रो नॉट इंटू जी। तो ये प्रेशर का हाइट के साथ रिलेशन है, वेरिएशन है, अगर हमें डेंसिटी सरफेस पर मालूम है सी लेवल पे और प्रेशर मालूम है। तो अब ये जो सी पार्ट है उसमें ये पूछ रहे हैं कि कितने हाइट पर हम जो प्रेशर है वो 1/10 हो जाएगा जो सरफेस पर है। तो ये जो प्रेशर है P वो क्या हो जाए P नॉट बाई 10, तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा P नॉट बाई 10 इज इक्वल टू P नॉट ई टू द पावर माइनस रो नॉट जी एच बाई टी नॉट। इससे कैंसिल हो गया, तो 10 है, लॉग लिया जाए तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 10 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 10 इज इक्वल टू रो नॉट जी एच बाई टी नॉट। एच पूछा गया था तो एच की वैल्यू हो जाएगी टी नॉट बाई रो नॉट इंटू जी और नेचुरल लॉग 10। टी नॉट की वैल्यू दी हुई है 1.03 दिया हुआ है, 1.013 होता है जो दिया वही लिख रहे हैं। डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी 1.29 इंटू 10 टू द पावर कुछ नहीं 1.29, और जी की वैल्यू है 9.8, और नेचुरल लॉग 10 की वैल्यू होती है 2.303। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी। ये कितना आ रहा है, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ रहा है 16,000 के आसपास है, 16 इंटू 10 टू द पावर 3 और मीटर या 16 किलोमीटर। तो ये आंसर हो गया। लास्ट पार्ट है इसमें, दिस मॉडल of the atmosphere works for relatively small distances. Identify the underlying assumptions that limits the model. तो क्वेश्चन के ऊपर पार्ट में जैसे बोला गया है कि इसमें सेकंड पार्ट में जैसे कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तो प्रेशर डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, ये आइडियल गैस मानकर लिखा हुआ है, PV इज इक्वल टू nRT जो सॉल्व करने में यूज हुआ। तो वो तो है नहीं, रियल गैसेज होती हैं, आइडियल गैस तो है नहीं एटमॉस्फेयर में। फिर इसके बाद क्या है कि जैसे इसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट माना जाए तब ये प्रोपोर्शनलिटी आएगी। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर भी एक्चुअल में डाउन होता जाता है।
तो टेम्परेचर का वेरिएशन ये सिग्निफिकेंट आने लगेगा अगर हम ज्यादा हाइट का चेंज देखेंगे, तो टेम्परेचर में भी ठीक ठाक सा चेंज मिलेगा। तो ये इसके लिए जंक्शंस हो गए। जो बाकी के पार्ट के लिए बोला ही जा रहा है कि भाई आइडियल गैस से ही जो प्रेशर डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, रियल गैसेस में वंडर वॉल इक्वेशंस लगती हैं, तो वहां पे एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा। टेम्परेचर को कांस्टेंट जैसा ट्रीट किया जा रहा है वो वेरी करेगा, तो फिर ये स्मॉल डिस्टेंस तक तो वैलिड होगा, आगे के लिए नहीं।